नमस्कार बच्चों, जहरास क्लासेस हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ए जहरा आपके सामने प्रस्तुत हूँ आपकी पुस्तिका आरो 2 के एक पाठ से, और वो है बाजार दर्शन। इसका भाग 1 आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और इस भाग को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस पाठ के रचयिता बच्चों हैं जैनेन्द्र कुमार, इन्होंने लिखा है। और इस पाठ से इन्होंने एक बहुत लोकप्रिय निबंध के फॉर्म में उभरा है ये पाठ, और एक निबंध के फॉर्म में लेखक ने इसमें लिखा है। ठीक है, इसमें उन्होंने उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर एक बहुत डीप और गहरी डिस्कशन चर्चा की है, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो हमारा परिवेश है, हमारा जो समाज है, आजकल के दौर में बाज़ार लोग जाते हैं तो किस तरह से बाज़ार जाने के बाद वो खुद आकर्षित हो जाते हैं उसके देख दिखावे पे, उसके छलावे पे और उसके बनावटीपन पे लोग आकर्षित होते हैं, और अपना एक समाज में जिसको कहते हैं कि स्टेटस सिंबल बनाने की कोशिश करते हैं, और जहाँ की फिजूल खर्ची वो कर जाते हैं, और एक दूसरे से होड़ होती है कि हमारे पास ये सामान है, उनके पास नहीं है, तो हमें हम ऊंचे हैं, या हमारा समाज में स्तर ऊंचा है। तो कहीं ना कहीं ये इस पे भी उन्होंने एक चर्चा की है कि कैसे जो आपस में इंसानी रिलेशंस हैं, एक दूसरे से कैसे लोग दूर होते जा रहे हैं, लोगों में ईर्ष्या की भावना होती जा रही है, और लोग जो है लोगों में तृष्णा की भावना पैदा हो रही है केवल इस आकर्षक दुनिया की वजह से, जिसको हम बाजार कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें बताया है लेखक ने कि कैसे बाजार का जादू हमारे पर चलता है। आप और हम भी कभी कभी इसके बन जाते हैं विक्टिम, है ना। हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हम बाजार जाते हैं, हमें दूसरी अच्छी लगती है, वो भी खरीद लेते हैं, उसको देख के लगता है कि नहीं ये भी लेना चाहिए, उसको भी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो हमें लगता है कि नहीं बड़ा अच्छा है, भले ही वो हमारे लिए ज़रूरत का है कि नहीं है ये हमें बाद में सोचने को मिलता है, लेकिन पहले हमें जो आँखों से, जो नेत्रों से जो चीज़ें जा रही हैं वो हमारे दिमाग के ऊपर काबू कर जाती है, और फिर हम जो है अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते, और वहाँ पे हम न चाहते हुए भी उस चीज़ को हम खरीद लेते। होता होगा बच्चे कई बार। देखिए, आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की लाइफ से ही रिलेटेड चीज़ें मैं बता रही हूँ इसमें। आप कभी स्कूल का सामान लेने जाइए, स्टेशनरी लेने जाइए, आप वही 5 रुपए के पेन से भी आपका होमवर्क हो जाएगा, और वही 25 रुपए के पेन से भी होगा, वही 100 रुपए के पेन से भी होगा। बात तो लिखाई और कंटेंट की है, लेकिन वहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं बहुत शानदार चीज़ों से काम करते हैं, कुछ बच्चे वही मामूली चीज़ों से काम करते हैं। तो यही फ़र्क आ जाता है, और ये फ़र्क कहाँ से आता है? जो बाज़ार जब आप जाइए तो दुनिया भर की चीज़ें जो एग्जिबिट होती हैं आपके सामने, जो आपको खुले तौर से आपको बुलाती हैं, आपको एक एडवर्टाइजेशन देती हैं कि आओ आके मुझे खरीदो, तो उस चीज़ में हम फंस जाते हैं। तो बच्चों, बहुत अच्छा पार्ट है, एक ये चर्चा है और इसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं लेखक के परिचय की तरफ। ठीक है, ये लेखक का परिचय इसमें है, जिसमें जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में बताया। जन्म इनका सन 1905 उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ, और यहाँ पर ये बता दें बच्चों कि बचपन में ही इनके पिता का साथ छूट गया था, इनसे पिताजी का देहांत हो गया था, तो इनके मामा ने ही इनकी पालन पोषण किया। ठीक, और यहाँ पर इनकी जो शिक्षा हुई वो गुरुकुल में हुई हस्तिनापुर के, और जो हायर एजुकेशन हुई, जो उच्च शिक्षा जो इन्होंने ग्रहण की, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से ग्रहण की। लेकिन उस दौर में बच्चों, जो 1921 में इन्होंने गांधी जी के प्रिंसिपल से बड़े प्रभावित थे, बड़ा प्रभाव पड़ा था इनके ऊपर, और इसकी वजह से इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया, और इन्होंने असहयोग आंदोलन को में अपना भागीदारी दी, और बाद में फिर ये खुद ही फ्री उससे स्वतंत्र रूप से ये लिखने लगे, अपनी चीज़ों को ये कहने लगे, और एक साहित्य सेवा के लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया गया। और इसमें जो मुख्य पुरस्कार जो इन्हें मिले वो थे भारत भारती सम्मान मिला इनको, और पद्म भूषण से भी ये सम्मानित किए गए। बच्चों, यहाँ पे इस जगह आप देख रहे हैं कि ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसे मैं पढ़ूंगी नहीं, आप ये लेक्चर जब अटेंड करेंगे आप इसको पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं, ये आपकी बुक में भी है। तो इतने सारे कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ पे उनका उल्लेख है, जिसमें से मैं कुछ एक बता दूं कि समय और हम जो है एक विचार प्रधान निबंध है, जिसमें आप बहुत विचार कर सकते हैं, इसको ये सोचनीय है, और ये कलेक्शन है, इस तरह के निबंधों का कलेक्शन है। और एक कलेक्शन और है इनका कहानी संग्रह का है, मतलब कि जो स्टोरीज़ का संग्रह है वो है पाजेब। ठीक है,
तो ये इस तरह से इनके बहुत सारे रचनाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनका निधन सन 1990 में हुआ और लेकिन उनकी कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे प्रमुख रूप से बताई गई हैं। जो एक साहित्य जगत में जब आप नाम लेते हैं तो बच्चों कुछ एक नाम हमारे मुख पे वैसे ही आ जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम आता है, सबसे पहले नाम आता है प्रेमचंद जी का। तो हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक है। अवदान का मतलब बच्चों यहाँ पर होता है योगदान। व्यापक यानी जो बहुत बड़ा फैला हुआ है और वैविध्यपूर्ण है, यानी वैरायटी से भरा है। तो यहाँ पे प्रेमचंद के बाद जो नाम आता है साहित्य में वो जैनेंद्र जी का आता है, कथाकार के रूप में, कहानीकार के रूप में, किस तरह से वो कहानी लिखते हैं। और इन्होंने अपना दायरा बहुत बड़ा किया हुआ था, बहुत तरीके से इन्होंने बहुत वैरायटी पे इन्होंने चीज़ों को लिखा और अपना योगदान दिया साहित्य जगत में। ठीक है, अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन भी किया, शुरुआत की इन्होंने। यानी कि इन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों से जो उनके माध्यम से जो साइकोलॉजी है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर इन्होंने काम किया। साइकोलॉजी से लेके उन्होंने उसी माध्यम से उन्होंने कहानियों के माध्यम से उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ा और समझाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। ठीक है, और यहाँ से एक नई चीज़ का उन्होंने शुरुआत किया, प्रवर्तन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत प्रतिष्ठा दिलाई। ठीक है, इन्होंने एक अपना जो कार्य इनका था, एक रचना परख और सुनीता जो है इन्होंने लिखी और उसके बाद त्यागपत्र में प्रकाशित त्यागपत्र ने से भी इन्होंने क्या किया, एक इनके ऊपर उपाधि इनको मिली मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार, जो साइकोलॉजी से डील करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ के उसके बेसिस पे ये कहानियों को लिख के ह्यूमन साइकोलॉजी को समाज के सामने रखते हैं। तो इनको एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में इनको पॉपुलैरिटी दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम, देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली। कालजयी यानी क्लासिक रचनाएं जो कभी अपने काल से वो हट नहीं सकती, वो कालजयी क्लासिक होती हैं। ठीक है, उस काल को लेके चलती हैं। तो क्लासिक स्टोरीज के ये रचनाओं को इनको लिखते थे और उसकी मान्यता उनको मिली थी कि भाई क्लासिक राइटर्स अगर कोई हैं तो जैनेंद्र जी का भी उसमें उल्लेख होता है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही है। तो कहानीकार हैं, कथा लिखते हैं, तो उसकी तो पहचान है ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी इनको एक पहचान है इनकी, जो अगर गंभीर यानी सीरियस राइटर्स में अगर आप काउंट करें तो इसमें जैनेंद्र जी का नाम आता है। जो सीरियस, जो डिस्कशन से रिलेटेड, जहाँ पे आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं उस रूप में, मतलब गंभीर मैटर्स पे, सीरियस मैटर्स पे ये डिस्कस करते हुए ये चीज़ों को सामने रखते हैं, तो उस रूप में भी इनकी पहचान है। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश भी की। अच्छा, ये केवल बच्चों कहानी ही नहीं लिखते थे, ये केवल कहानी नहीं लिखते थे, बल्कि जो समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी, जो उसमें प्रश्न उठते थे, उन प्रश्नों का उत्तर भी वो अपने कहानियों के माध्यम से देने की कोशिश करते थे। ठीक है, और कई मैटर्स पे, राजनीतिक हो गया, अर्थनीति हो गया, फिलॉसफी, दर्शन यानी फिलॉसफी से संबंधित प्रश्नों को भी उन्होंने अपने कहानी के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सृष्टि यानी जो बहुत, जिसको कहते हैं कि डीप तरीके से, जो बहुत अच्छे से समझा हुआ एवं सहज उपयोग में जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ है। तो गांधीवादी जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे और उसको वो लेके वो जितना अच्छे से वो समझ सकते थे, उसी समझ से वो बहुत आसान तरीके से वो उनसे जुड़े प्रश्नों को भी वो बहुत आराम से, दुर्लभ तरीके से वो समझाया करते थे। ठीक है, और वह इस बात का सबूत पेश करते हैं कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है, उन्होंने अपनाया है। ठीक है, गांधीवाद को भी वो बहुत अच्छे से समझते थे और उसको बहुत अच्छे से उन्होंने अपनाया भी। ठीक है,
तो इस पाठ में बच्चों, आज बाजार दर्शन है के पाठ को हम लेके चल रहे हैं, तो इस पाठ की छोटी सी समरी है, इसको हम समझते हैं कि इस पाठ में क्या बताया, इस पाठ में क्या लिखा है लेखक ने। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है। ये एक निबंध है बच्चे, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बाजार दर्शन एक निबंध के फॉर्म में उन्होंने लिखा है, जिसमें बहुत सोच की ज़रूरत है और सोच का, व्यवहार का, विचारों का और साहित्य का, जो लिटरेचर का जो एक बहुत छोटा सा आसान सा नमूना, ये दोनों मिल के एक बहुत दुर्लभ सा एक काम इन्होंने सामने रखा है इस पाठ के मद्देनजर। ठीक है, हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर वस्तु को समझने के मामले में बेजोड़ है। तो ये टॉपिक जो है उपभोक्तावाद, यानी कि जो हम जाते हैं बाजार, ग्राहक और बाजार के बीच का जो रिलेशन है या किस तरह की उस पर चर्चा है, अर्थशास्त्र पे जो चर्चा है, ये चल रही है। लेकिन इस टॉपिक पे इन्होंने बहुत पहले ये लेख लिखा और इसका कंटेंट जो है ना, जो उन्होंने डाला है इसमें कहानियों के माध्यम से, बहुत आसानी से इन्होंने अपनी बात रखी है, इसमें समझ में आती है। वे अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। तो बच्चों, यहाँ इस पाठ में जो बताया है वो ये बताया कि अगर हम बाजार जाते हैं, अगर अपनी ज़रूरतों को समझ के, लिख के, लिस्ट बना के या उस पे बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके जाते हैं कि नहीं हमें यही सामान खरीदना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं खरीदना, ये मेरी ज़रूरत का सामान है, तो अगर हम तैयारी से जाते हैं तो ठीक है, वहाँ बाजार भी सार्थक होता है और लाभ भी वो हमें देता है, वो भी लाभान्वित होता है। लेकिन अगर हम बिना कुछ सोचे समझे बस चले जा रहे हैं कि चलो आज जरा मार्केट टहल आते हैं, घूम आते हैं, तो हम हर जगह हम जब घूमते हैं बाजार में बिना सोच समझ के हम कोई सामान खरीद लेते हैं वहाँ पे, और वहाँ से हमें ये एक अंदर मंशा आती कि अरे ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी सुंदर है, वो भी अच्छा है। तो इसमें क्या होता है, अच्छा ये सामान मैं ले लूँगा तो वो मेरे उस दोस्त के पास या मेरे उस परिचित के पास नहीं है तो मैं ले लूँगा तो मैं श्रेष्ठ हो जाऊँगा। तो इस तरह की जो भावनाएं जो हैं ये हमारे दिमाग में पनपने लगती हैं। अगर हम सोच विचार करके बाजार ना जाएं, केवल आकर्षण पर जाएं, तो हमें वो क्या बना देती है, हमें अनसेटिस्फाइड बना देती है, यानी हमारे अंदर असंतोष की भावना आ जाती है, तृष्णा की भावना, लालच की भावना आ जाती है, जलन ईर्ष्या की भावना आ जाती है, और ये इससे हम खुद ही आहत हो जाते हैं, हम इससे खुद ही घायल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से किस्सागो यानी कहानी के फॉर्म में या दार्शनिक यानी फिलोसोफर के तरीके से इन्होंने चीज़ों को समझाया, और जो एक समस्या है, जो सवाल आते हैं, उन सवालों का भी कहीं ना कहीं उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। और जो लोग बाजार को, जो शास्त्री जिनको हम लोग कहते हैं, जो बाजार को बिल्कुल एक बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, बाजार के बारे में जानते हैं, वो इतना कुछ हावी हो जाते हैं लोगों पे, उसको गलत तरीके से ले जाते हैं कि लेखक ने अब उनको अनीति शास्त्र बताया, अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, ये कुछ शब्द छवि है, आप इसको पढ़िए, आपके किताब में भी है ये, और ये आप वीडियो को पॉज करके भी इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप अपने आगे चैप्टर से जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चे, चले अब हम पढ़ते हैं पाठ। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे
तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, ये जो थी साथ थी, उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदि काल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। यह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। तो यहाँ पे ये पहली कहानी है। लेखक के एक मित्र बाजार जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो गए तो थे थोड़ी सी चीज़ लेने के लिए, खरीदारी थोड़ी सी चीज़ों की करने के लिए। थोड़ी देर में जब वो लौटे तो उनके हाथ में ढेरों बंडल था, शॉपिंग बैग्स थे। तो लेखक ने उनसे पूछा कि ये क्या, गए तो थे थोड़ी सी चीज़ लेने, इतना सारा सामान क्यों ले आए? तो यहाँ पर उनके मित्र ने सारी चीज़ें, सारी राम कहानी जो है, सारी कमियां जो है किस पे पटक दी? उन्होंने अपनी पत्नी पे पटक दी। यानी सारी चीज़ों का ठिकरा किस पे फोड़ा? अपनी पत्नी पे। कहा, ये जो साथ थी, अब पत्नी जी साथ जाएंगी तो एक चीज़ लेने की बजाय 4 चीज़ खरीद के ले आएंगी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई स्त्री को तो इसके लिए भाई हमेशा स्त्री बदनाम होती है, और स्त्री इस चीज़ को स्त्री करती है इस तरह की चीज़ें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेखक बताते हैं कि इन्होंने पत्नी की आड़ में ही अपनी चीज़ों को कैसे छिपा दिया। यानी कि यहाँ पे गए तो थे एक सामान लेने, लेकर आए इतना सामान, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है केवल खरीदारी ही नहीं है, और ये केवल क्या है? पैसे की गर्मी है। लेखक को ये लगता है कि ये पैसे की गर्मी है, जिन्होंने जो उनके दोस्त ने अपनी पत्नी की आड़ में उस गर्मी को पत्नी के नाम पे वो ठिकरा फोड़ा, ठीक है। पैसा पावर है, और पावर जो है उस पावर को उन्होंने दिखाने की कोशिश की, और नाम किस पे लगा दिया? पत्नी पे लगा दिया, ठीक है। और सारा दोष जो है, कुछ भी पूछा तो उन्होंने क्या कहा? पत्नी पे उन्होंने मढ़ दिया। तो 2 चीज़ें बताई, एक तो पावर की गर्मी, पैसे की गर्मी, कि पैसा जो है वो पावर है, और मेरे पास पैसा है, पावर है, तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने चीज़ों को यहाँ पे बताया कि किस तरह से उनके दोस्त जो अपने पावर को देख रहे हैं, पावर को लेके चलते हैं। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे तो देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब, मकान कोठी को तो अनदेखा भी नहीं तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर्स के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं। वह खुद पैसे के जुड़े होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। तो बच्चे, यहाँ पे लेखक बहुत बड़ी बात कह रहा है। लेखक ये कह रहे हैं कि पैसा जो है एक पावर है, एक शक्ति है, और इस पावर को दिखाने के लिए दुनिया में, समाज में लोग क्या करते हैं? मेरे पास पैसा है तो क्या करते हैं? कोठी बनवा लेते हैं, बहुत सारा बैंक बैलेंस बना लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। अब बताओ, जिस घर में 2 प्राणी हैं रहने वाले, उसमें 4 मंजिले का मकान बन रहा है, जिसमें चलने वाले एक ही लोग हैं, लेकिन उनके पास 4 गाड़ियां हैं। तो ये क्या है? ये एक व्यक्ति का समाज में अपने मनी पावर को दिखाने का एक तरीका है। क्यों? आप पैसों को अपने बैंक में भी रख सकते हैं, आपका पैसा पावर बैंक में भी रहेगा, लेकिन वो जब तक दिखेगा नहीं तब तक व्यक्ति को सब्र कैसे होगा? तब तक वो पावर को जब तक शो नहीं करेगा, एग्जिबिट नहीं करेगा, तब तक उसके अंदर वो परेशानी मंडराती रहेगी, उसका जो है अंदर में वो बेचैन होता रहेगा। तो क्या होता है? बैंक बैलेंस, वो मकान, कोठी, घर, बैंक बैलेंस, ये सब पैसे की गर्मी पे करता है, इन सबको इकट्ठा करता है, और क्या करता है? अपने पावर को एग्जिबिट करने की कोशिश करता है, ठीक है।
और वो ये कहते हैं लेखक कि जब तक इन चीज़ों को हम दिखा न लें अपने परचेजिंग पावर से, तब तक पावर का जो है वो मज़ा नहीं आता पावर होने का। अब एक बंदा, उसके पास बैंक बैलेंस है, वो मामूली तरीके से रह रहा है, लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं कि भाई इससे क्या है, ये तो बहुत आम आदमी दिख रहा है। लेकिन एक बंदा वो है जो दिखावे में है, 4 गाड़ियां लेके घूम रहा है, 2 मकान है, एक इधर एक उस शहर में, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या करता है, वो समाज में लोग उसको बहुत ऊंची उस पे देखते हैं, ऊंचे स्टेटस का देखते हैं, और यही वो चाहता है कि लोग मुझे देखें, लोग मेरे मनी पावर को देखें, लोग मेरे परचेजिंग पावर को देखें कि मेरे पास कितना पैसा है कि मैं सारी चीज़ें खरीद सकता हूं जिसकी भले ही मुझे ज़रूरत नहीं है या कम है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे बच्चे लेखक ये बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत जो है, पैसे वो बचा के रखते हैं, वो बैंक में रखते हैं, ठीक है, वो अपने बैंक में रखते हैं और जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही चीज़ों को वो खरीदते हैं, वो पैसे जोड़ते रहते हैं, और उन्हें इस चीज़ की परीक्षा देने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं कितना पैसे वाला हूँ। मतलब आप परीक्षा कैसे देते हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, ये दिखा के देते हैं। आप खरीद के, आप चीज़ों को अपने घरों में खरीद के लेकर आते हैं और लोगों को दिखाते हैं मेरे पास इतना पैसा, इसलिए मैंने इतना महंगा सामान या इतना सारा सामान मैंने ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे लोग, ये लेखक कह रहे हैं कि लोग अपनी ज़रूरत देख के अब नहीं जाते बाजार, बल्कि वो परचेज पावर देख कर जाते हैं कि मेरे पास कितना पैसा, उस हिसाब से मैं खरीदूंगा। और बाजार लोगों को यही, ऐसे ही लोगों को आमंत्रण देता है कि आओ खरीदो, और खड़े होके आदमी को लगने लगता है कि उसके पास जो है पैसा है तो वो जाके खरीद ले, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने कहा यह कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब तो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ तो देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व है बाजार। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अपने जब मित्र से उन्होंने पूछा कि क्यों इतना सामान ले आए, बहुत सारा सामान ले आए, तो उन्होंने कहा कि अरे देखो, अपना पर्स खोल के दिखाते हैं कि देखो इसमें जितना पैसा था सब खत्म हो गया, अब तो शायद उतना भी नहीं है कि मैं कहीं जा सकूं, मैं रेल का टिकट खरीद सकूं, तो घर पहुंच सकूं। तो यहाँ पे लेखक एक गहरी बात ये भी कहते हैं कि देखिए, उनको ये समझते देर नहीं लगी कि अगर इन महाशय के पास पर्स में और पैसे होते इनके मनी बैग में, तो शायद ये और सामान खरीद लेते। तो यहाँ पे वो ये बताना चाह रहे हैं कि ज़रूरत का सामान कम था, परचेजिंग पावर के हिसाब से खरीदा हुआ सामान था। मेरी कितनी औकात है, मैं कितना ज़्यादा सामान बाजार से खरीद लूँ, कितना महंगा सामान खरीद लूँ, ये पावर दिखाने की होड़ थी, इसलिए इतना सारा सामान वो खरीद कर ले आए। लेकिन लेखक केवल इसी परचेजिंग पावर को ही एक फैक्टर नहीं मानते, एक फैक्टर और भी है, वो है बाजार। तो बच्चों, अगर बाजार में चीज़ें अच्छे से एग्जिबिट नहीं होती, हमको अट्रैक्टिव नहीं लगती, तो हम खरीदते भी नहीं, भले ही वो हमारी ज़रूरत का हो चाहे ना हो, है ना। तो यहाँ पे बाजार का भी एक मेन रोल है, और वो है कि वो अट्रैक्टिव बनाती है चीज़ों को, और वो अट्रैक्शन जो है वो आमंत्रण देती है लोगों को कि आओ खरीद लो। और आदमी जाता है वहाँ पे खरीदता है, उसको ज़रूरत है कि नहीं है, कितना है, थोड़ा है, ज़्यादा है, वो खरीद लेता है। मित्र बोले कुछ ना पूछो, नहीं, तो ये तो एक केस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा ये इतना कुछ नाहक ले आए, तो उन्होंने बोला कि बहुत सारा जो आपकी ज़रूरत नहीं है, नाहक यानी जिसकी ज़रूरत नहीं है, यूजलेस चीज़ें भी आप लेकर आए। तो मित्र बोले कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहयाई हो जो न फंसे। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उसमें चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितनी अतुलित है। ओह, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो एक और फैक्टर है बाजार, तो
लेखक जब मित्र से पूछते हैं कि कुछ तो बड़े यूजलेस सामान आप उठा लाएं जिसकी ज़रूरत नहीं, तो उन्होंने जवाब में ये दिया कि भाई यहाँ पे खड़े रहो बाजार में तो लगता है कि सब खरीद लो। एक जादू है, एक शैतान है, और ये शैतान इतना सजा के चीज़ों को रख के आमंत्रित करता है कि ऐसा लगता है कि जो ना खरीदे वो बेहया यानी बेशरम है। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है, और किस तरह आमंत्रित करता है कि आओ आओ देखो मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, ले लो, ले जाओ, ये आपकी ज़रूरत का है, ले जाओ। इस तरह से चिल्ला चिल्ला के, यानी कि अपने आकर्षण को इतना वो ऊंचा रखता है, बाजार इतना आकर्षित बन जाता है कि वो चिल्लाता है कि आओ मुझे खरीदो, और हम क्या हो जाते हैं कि हम उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। जब हम बाजार में एक दुकान में गए, हमने देखा अरे ये चीज़ें हैं, कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी हैं, ये मेरे पास नहीं है, मुझे ले लेनी चाहिए। दूसरी जगह जाइए, आप देखेंगे शोकेस में रखा हुआ है, आपने पूछा है कितने का है ये और क्या काम करता है, तो वहाँ पे बताया जाता है कि ये इस तरह का काम करता है, भले उसकी ज़रूरत नहीं है, आप ले लेते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक शैतान का रूप लेता है बाजार, और वो आप पे हावी हो जाता है और आपको लगता है कि आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं और वो होनी चाहिए, और आप उसे खरीद लेते हैं। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। यानी जो शख्स ये समझ के ना जाए कि मुझे क्या खरीदना है, वो अपने आप को ना जाने और वो बाजार जाए तो पूरी तरीके से वो बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाजार में उसको पागल बना देता है, उसको लगता है ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, और इससे क्या होता है उसके मन में एक लालच, तृष्णा, फिर एक ईर्ष्या, असंतोष की भावना जाती है और सामान खरीदता है, और इससे वो क्या हो जाता है, खुद को वो बेकार कर डालता है, घायल कर डालता है। कैसे घायल करता है, कैसे बेकार करता है भाई? वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीदता है जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा चीज़ कि वो फालतू चीज़ों पे पैसे खर्च करता है, वो पैसे अगर होते तो कहीं और खर्च कर सकता। तो इस तरह से लेखक बताते हैं कि ये बाजार रूपी शैतान जो है वो हमें कहीं का नहीं छोड़ता, हमें पागल बना छोड़ता है। तो यहाँ पे एक कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया कि जब हम मन को बना के नहीं चलते, अपने परचेजिंग पावर को दिखाना चाहते हैं और बाजार की ओर आकर्षित हो जाते हैं, तो किस तरह से हम पागल और किस तरह से हम अनसेटिस्फाइड और ईर्ष्या से डूब जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों दूसरी कहानी उन्होंने बताई है दूसरे मित्र के माध्यम से। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। तो इनके एक मित्र हैं, पहले गए थे तो थोड़ी देर में ढेर सारा बंडल उठा लाए, ये दूसरे मित्र गए तो ये आए तो ये खाली हाथ आए, लेकिन खाली हाथ आए, गए तो बहुत देर के थे। तो इन्होंने पूछ ही लिया, आखिर लेखक ने पूछ ही लिया कि मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्यों रहे, क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ ना आता था कि न लूँ तो क्या। सभी कुछ तो लेने को जी होता था, कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी, और जब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म होगा। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह का काम करता है, वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है कि यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे दूसरे लेखक जो हैं, दूसरे मित्र जो लेखक के हैं, वो बाजार गए, आए खाली हाथ,
और खाली हाथ आने के बाद जब लेखक ने पूछा कि भाई क्यों नहीं कुछ खरीदा, तो उन्होंने कहा कि क्या लेता, हर चीज़ तो लेने लायक लग रही थी, एक चीज़ लेता तो दूसरी छोड़ते नहीं बन रही थी, तो इसीलिए वो डिसाइड नहीं कर पाए और कुछ खरीद नहीं पाए। तो लेखक ने यहाँ पे एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन और भी बताया है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि मित्र की बात उनको बहुत ठीक लगी, अगर आपको ठीक ठीक पता ना हो कि आप क्या चाहते हैं और आपको क्या चाहिए, तो बाजार आपको बहुत अच्छी तरह से अपने जादू में ले लेगा, अपने जादू के मोह में ले लेगा, और उसका जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, वो आपको और तकलीफ देगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आपकी गति कम कर देगा, आपके कर्म को कहीं से भी कुछ फायदा नहीं होगा। कैसे बताते हैं कि आप जब बाजार गए, आप मन में कुछ लेके ही नहीं गए कि मुझे क्या खरीदना है, तो आपका मन खाली है, और मन खाली है और जेब भरी हुई है, जाइए बाजार हर तरह से आपके मन को लुभाएगा और आप उसको खरीदते चले जाएंगे, वहाँ पे आपके पैसे की बर्बादी, चीज़ों की बर्बादी। अगर मन थोड़ा बहुत भरा भी है और जेब खाली, मन भी खाली है और जेब भी खाली है, तब भी आप लेंगे कि भाई दे दो, कल मैं उधारी दे देता हूँ, या इसको लिख लो इंस्टॉलमेंट में दे दो, तो यहाँ भी वो आपको नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। और दूसरा कि अगर मन खाली है, मन भरा है आपका, और आपकी जेब भी भरी हुई है, तो वहाँ पे ये जादू थोड़ा सा कम चलेगा। क्यों? क्योंकि आप मन में आप डिसाइड करके गए कि मुझे यही चीज़ खरीदनी है, और आप थोड़ी ही सी चीज़ को खरीद के चले आएंगे, तो वहाँ आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आपका मन भी खाली है और जेब भी भरी हुई है, तो पूरी तरह से ये बाजार आपको आकर्षित करेगा, आपको बुलाएगा अपने पास, आप फालतू की चीज़ों को खरीदेंगे और आपको लगेगा कि मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, है ना। और वो ज़रूरत की चीज़ें जब आप बहुत दिन बाद जब आप उसको देखोगे, तो लगेगा कि तो फिजूल आ गई, इससे मुझे कोई आराम नहीं, और इसको देख देख के आप कुड़ोगे, तकलीफ होगी कि फिजूल मैंने इस पे पैसा बर्बाद कर दिया। तो इस तरह से इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम त्रास होता है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को ज़रूर सेंक मिल जाता है, पर हमें अभिमान की गिल्टी की ओर खुराक ही मिलती है। तो यहाँ पे स्वाभिमान बड़ा आपका, उसको तो एक मिल जाता है कि भाई ठीक है, स्वाभिमानी है, ये है, मैंने खरीद लिया, भाई तुमने बोला तो मैंने खरीद लिया, लेकिन इसमें अभिमान की गिल्टी की खुराक भी मिलती है। तो वहाँ पे बाद में अभिमान भी समझ में आता है कि अभिमानी बन के मैंने खरीद तो लिया कि भैया है मेरे पास, मैं खरीदूंगा, लेकिन बाद में वो बेकार हो जाता है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होती है? बच्चे, पिंजरा अगर लोहे का हो चाहे सोने का हो, पिंजरा तो पिंजरा ही है, कैद तो कैद ही है। तो उसी तरह से चाहे कुछ भी हो, आपको अगर रेशम की डोरी में भी बांध दिया जाए तो वो आपको जकड़ लेगा, भले ही वो जूट की रस्सी ना हो, रेशम की रस्सी, लेकिन वो जकड़न तो जकड़न ही होगी। तो उसी तरह से कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे नुकसान तो आप ही का होना है। वो कितना भी आकर्षण करे, आप लेके आएंगे, अल्टीमेटली जब वो यूजलेस है तो वहाँ पे आप तकलीफदेह होंगे, महसूस होगी। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा उपाय है। यहाँ भी देखिए, इसका भी उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। मन को खाली मत रखो बेटा, बाजार जाओ, कभी भी जाओ, लेखक कहते हैं, तो उसमें लिख के जाओ, रख के जाओ कि यही चीज़ खरीदनी है, इतनी चीज़ खरीदनी है, तो आपका मन हर जगह डाइवर्ट होगा, हर जगह विचलित होगा, घूमेगा और फिर हर चीज़ लेने का मन करेगा। मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। मन में अगर कुछ भी ना हो, कुछ लेना ना हो, कुछ दृढ़ निश्चय नहीं किया हो कि यही लेना है, तो मत जाओ बाजार। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पी कर जाना, पानी भीतर हो लू का लुपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि भरे मन से जाओ, यानी मन में, दिमाग में रख के जाओ अपने कि यही चीज़ लेनी है और इसके अलावा कोई दूसरी मिलेगी तो मैं लूँगा ही नहीं। तो वहाँ पे बाजार का जो तमाम आकर्षण है वो आपको कहीं भी विचलित नहीं कर सकेगा, और वो आकर्षण धरा का धरा रह जाएगा, वो फैला का फैला ही रह जाएगा, और इसकी वजह से जो आप आहत होंगे वो आहत नहीं हो पाएंगे। आप गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदेंगे नहीं, आपके पैसे बर्बाद होंगे नहीं, तो आपको कहीं से तकलीफ का भी महसूस नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जब ज़रूरत की चीज़ें अपनी जाएंगी लेने, लिख के लेके जाएंगे या समझ के जाएंगे, मन बना के जाएंगे कि यही खरीदना है, तो वहाँ पे आप बाज़ार को भी सार्थक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाज़ार का मुख्य रोल क्या है, बाज़ार का ज़रूरत क्या है, बाज़ार असली कृतार्थ कब होता है?
जब वो हमारे काम आता है। यानी कि मान लीजिए कि हम आज गए, हमने एक लोगों से पूछा कि हमारे बगल में ही दुकान है, हमें एक किताब चाहिए, गए तो उसके पास किताब नहीं है, हमें चाहिए हिंदी की किताब और वो अंग्रेजी की थमा दिया, हम लेके चले आए, वो तो हमारे किसी काम की नहीं। बाद में हमें अफसोस भी होगा, तकलीफ भी होगी कि ये पैसा मेरे पास अब रहता तो मैं दूसरी अपनी हिंदी की किताब खरीद लेता। लेकिन अगर आप मन बना के जाओ कि नहीं, ये तो मुझे सिर्फ हिंदी की किताब चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो मैं वापस आ जाऊंगा, तो आप वहां जाते हो, आप हिंदी की किताब मिल गई, आप खरीद के लेके चले आए, तो वहां पे बाजार भी सार्थक हुआ, उसने जरूरतमंद की चीजों को उसने प्रोवाइड कराया, आवश्यकता पे काम आया और आपको भी उसने त्रास नहीं दिया। तो यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रखना चाहिए। तो साफ सीधी बात, मन खाली मत रखो, मन में बना के जाओ कि यही खरीदना है। इसका मतलब यह नहीं कि वो मन बंद रखना है, इसका मतलब ये भी नहीं कि मन को पूरी तरह से बंद कर दो। देख समझ बूझ के देख दाख के आप चीजों को करिए, ठीक है। जो बंद हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। तो लेखक कहते हैं कि बंद का मतलब जीरो, जीरो नथिंग, ठीक है। और शून्य क्या है? शून्य होने का अधिकार, यानी कि किसी शून्य का मतलब बच्चों यहाँ पे जीरो का मतलब कि नो दिस थिंग, नो विशेस, और कोई विश या किसी तरह की मनोकामना ऐसा किसी मनुष्य में पाया ही नहीं गया कि उसमें कोई मनोकामना ना हो। अगर मनोकामना नहीं है तो वो ईश्वर का रूप है, वो परमात्मा है, ठीक है। इसलिए उसको जीरो बोला गया, यहाँ पे शून्य बोला गया। तो वो कहते हैं कि केवल परमात्मा ही है और ये सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। यानी कि सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो जितने इंसान है वो सब संपूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई मनोकामना सबके अंदर रहती है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। तो आप इसको, मन को आप अपने मनोकामना से बंद नहीं कर सकते। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, सारी इच्छाओं को रोक लोगे, ये झूठ है। जो भी ये कहता है कि नहीं भाई मुझे ये इच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो झूठ बात है। और जो इच्छा निरोधपा जो है, इस वर्ड का मतलब है विल, और आप ये कह रहे हो कि ये मेरा विल पावर है, तो ये भी एक नकारात्मक अर्थ है। विल का मतलब किसी भी चीज को रोक लेना नहीं है अनायासी। विल का मतलब कि कोई अच्छी चीज पर एकदम दृढ़ संकल्प करके आप जाइए। जैसे बाजार जा रहे हो तो संकल्प करके जाइए, मैं यही खरीदूंगा, नहीं मिलेगी मैं वापस आ जाऊंगा। तो इसको विल कहते हैं। इसको नहीं विल कहते कि जाऊंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा, मिलेगा तो करूंगा। मतलब आप मन में कहीं डिसीजन लेके नहीं जा रहे हैं और मन को बंद करके मैं ये भी नहीं देखूंगा, वो भी नहीं देखूंगा, या मेरे अंदर ये इच्छा नहीं है, तो ये विल पावर नहीं है, ये गलत है। इसको मन को बंद करना कहते हैं, ये झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती है, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाट देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। तो आपने अपने आप को सारा ठाट दे के रखा हुआ और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं सन्यासी हूं, मैं ये हूं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को आप उस तप में नहीं देख रहे हैं, तो ये आप झूठ बोल रहे हैं। यानी हर इंसान में एक मनोकामना होती है। लोभ का यह जितना नहीं है कि जहां लोभ होता है, मतलब लोभ इसमें नहीं जीतता कि इनके अंदर लोभ है, बल्कि लोभ उसके ऊपर जब हावी हो जाता है तब वो जीतता है। यानी मन में वहां नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार है। तो लोभ क्या है? मन के अंदर है, आपके मन में है। आप मन में से लोभ हटा दीजिए तो वहां लोभ की हार है। लेकिन अगर वही लोभ आपके मन के ऊपर हावी है तो वहां पे जीत हो जाती है उसकी, वो आपके ऊपर काबू पा जाता है। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसा क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। तो कहते हैं कि आप मन को बंद कर लेंगे तो क्या होगा? आपकी तृष्णा, आपकी चाहत थोड़ी बंद हो जाएगी। वो आप इंसान हैं, आप शून्य हैं, आप शून्य नहीं है, आपके अंदर असीम इच्छाएं हैं। तो बंद मत कीजिए। मान लीजिए आपने एक आंख फोड़ ली, तो आंख फोड़ने का मतलब थोड़ी ना कि आपको कोई रूप दिखेगा ही नहीं। आप इमेजिन करेंगे तो आपको इमेजिनेशन में वो रूप दिखेगा। तो इसका ये मतलब थोड़ी आपने मन बंद कर लिया तो आपकी इच्छाएं खत्म हो गई, नहीं, आपकी इच्छाएं तो रहेंगी। आप ये कह ही नहीं सकते कि इच्छा नहीं है। इसीलिए आपको मन नहीं बंद करना है, और ये कोई सल्यूशन नहीं है कि आप उसकी तरफ से आप अज्ञान हो जाए। यह अकारत है, अकारत है तो अकारत है, यह तो हट वाला योग है, ठीक है। शायद हट ही हट है, योग नहीं है। यानी कि सिर्फ आप जिद पर हैं कि नहीं मुझे कोई इच्छा नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान
वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र हो जाता है। तो जब आप मन को दबाएंगे, इच्छाओं को दबाएंगे, आप उसको वो विल नहीं कहते, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, वो आपको मुक्त नहीं हो सकते आप उस चीज से। आप केवल एक संकीर्ण नैरो थिंकिंग में ही आप मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम अपने पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। तो हम कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, बहुत काम करने हैं, बहुत चीज़ें करनी है और ये जानना है, तो इसीलिए ये हमें पूर्ण बनाने की ओर लेके जाता है। हम अभी पूरे नहीं हैं, हमें अपनी इच्छा शक्ति पे काबू नहीं है। अगर हम इस चीज़ पे काबू कर लें तो हम परमात्मा से ऊपर हो जाएंगे, महाशून्य हो जाएंगे। लेकिन ये अपूर्ण जो हमारे इनकम्प्लीटनेस है, यही हमें हम बनाता है और हमें सच्चा ज्ञान की तरफ जब हम जाते हैं तो ये हमारी अपूर्णता को जो है खत्म करता है और हम में और गहरे हो जाते हैं। ठीक है, सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ है। तो सच्चा कर्म क्या है कि आप ये मान ले कि हाँ मेरे में ये कमी है। सच्चा ये चीज़ है कि हाँ इस चीज़ को आप माने और आप उसको पूरा करने की कोशिश करें। तो उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात्कार मन को रोकने, यानी बल से मन को रोकने को ना कहे। तो इसका उपाय क्या है? आप बल से मन को मत रोकिए। जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि हमें यूज करने के लिए प्राप्त हुआ है मन, इसलिए नहीं। इसलिए मन को यूज मत कीजिए कि भाई हमें जो है फ्री में मिल गया है तो इसको हमें वो करना है। नहीं, आपको अपने मन को बंद नहीं करना, इच्छा शक्ति को बंद नहीं करना, बल्कि उसके ऊपर अपने आप को काबू दिलाना है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को ना हो, मतलब मनमानापन मत होने दीजिए। संयम बरतिए, संयम से चीज़ों को काम में लेकर आइए, क्योंकि जो मन है वो एक शरीर का अंग है, पूरा शरीर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका ये पहला भाग समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जहराज क्लासेस हिंदी। मेरा एक चैनल और चलता है जहराज क्लासेस, जिसमें इंग्लिश और साइंस के चैप्टर्स लोड होते हैं 9 to 12, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, इससे आपको नए चैप्टर्स जब अपलोड होंगे तो उसका नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। तो चलती हूँ, धन्यवाद।